वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने अपने इस चैनल पर क्लास 10th फिजिक्स चालू की हुई है। हम पढ़ रहे हैं प्रकाशता परावर्तन, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले परावर्तन के प्रकार, आखिर परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो तो शुरू से लास्ट तक चालू कर लेते हैं। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखते हो तब आप तक कोई भी डाउट नहीं बचने वाला, 100% समझ में आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखा करो। आइए अब हम समझ लेते हैं परावर्तन के प्रकार। आज हमें पढ़ना है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार है हमारे पास, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 होता है अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए मित्रों, नियमित परावर्तन, यह परावर्तन हमेशा चिकनी सतह से होता है। पहली विशेषता क्या होती है इस परावर्तन की, यह परावर्तन हमेशा चिकनी सतह से होता है। यह परावर्तन हमेशा, यह परावर्तन हमेशा चिकनी अर्थात स्मूथ सतह से होता है। चिकनी सतह से होता है। मान लीजिए मित्रों, हमारे पास ये तो स्मूथ सतह है, चिकनी सतह है, इस पर आपने पॉलिश रखी है, पॉलिस्टर रखी है। क्योंकि परावर्तन तभी हो सकता है जब सतह अपारदर्शी हो गई। अगर सतह पारदर्शी हो गई तो प्रकाशता अपवर्तन हो जाएगा। तो ये तो चिकनी सतह है, आपने चिकनी सतह ली, यहाँ पर चिकनी सतह, और ये पॉलिशदार सतह है क्योंकि हमें प्रकाशता परावर्तन करना है। अब नियमित परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरणें सतह पर समांतर आती है, प्रकाश किरणें सतह पर समांतर आती है, और परावर्तन के पश्चात, सतह से टकराने के पश्चात जब परावर्तित होती है समांतर ही वापस जाती है। मतलब नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें सतह पर समांतर आती है तथा समांतर ही वापस जाती है। जैसे समतल दर्पण है हमारे घरों में जो समतल दर्पण है उसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें समांतर आती है और समांतर ही वापस जाती है। जब प्रकाश किरणें समांतर आती है और समांतर ही वापस जाती है तो हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश पहुंच पाता है, हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश पहुंच पाता है, जिससे हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं समतल दर्पण के अंतर्गत। भाई समतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरणें समांतर आती है, समांतर ही वापस जाती है, हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश किरणें पहुंच पाती है, जिससे हम उस अपना वस्तु का प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नियमित परावर्तन में हम अपना वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे आप समतल दर्पण पे खड़े होते हो तो आप तो उसमें आपका इमेज दिखाई देता है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं नियमित परावर्तन में हम अपनी इमेज देख सकते हैं। नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में हम अपनी इमेज देख सकते हैं, हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? नियमित परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है, नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें समांतर आती है और समांतर ही वापस जाती है, और यह परावर्तन हमेशा चिकनी सतह से होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर पूछा जाएगा नियमित परावर्तन किस सरफेस से होता है, चिकनी सतह से होता है। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं हम अनियमित परावर्तन। इसके लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों, अनियमित परावर्तन। अब हम समझ लेते हैं अनियमित परावर्तन। ये अनियमित परावर्तन क्या होता है हमें समझना है दोस्तों। अनियमित परावर्तन, जिस प्रकार नियमित परावर्तन चिकनी सतह से होता है, उसी तरह अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, रफ सरफेस से होता है। तो पहली विशेषता, यह परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, रफ सरफेस से होता है, खुरदरी सतह से होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है, अनियमित परावर्तन किस सतह से होता है, रफ सरफेस से अर्थात खुरदरी सतह से होता है। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास ये तो रफ सरफेस है, ऐसा बोलते रहो, ऐसे ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, मतलब प्लेन नहीं है पूरी, खुरदरी सतह। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही प्रकाश किरणें आई, सपोज तो एक प्रकाश किरण ऐसे आई, एक प्रकाश किरण ऐसे आई,
तो टकराने के पश्चात इधर उधर फैल जाती है, मतलब समांतर वापस नहीं जाती है। यह ऐसे चली गई और यह ऐसे चली गई, मतलब अनियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें इधर उधर फैल जाती है। समांतर नहीं तो समांतर आती है और नहीं समांतर वापस जाती है। मतलब इस परावर्तन में प्रकाश किरणें, इसमें प्रकाश किरणें फैल जाती है, इसमें प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाती है, परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाती है, इधर उधर फैल जाती है। रफ सरफेस से होता है, जैसे चेयर है, चेयर खुदरी सतह है, वहां पे अनियमित परावर्तन होता है। मेज है, मेज खुदरी सतह है, अनियमित परावर्तन होता है। क्या हम मेज के अंदर अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? आप बोलो तो नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। तो अनियमित परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। अनियमित परावर्तन में, अनियमित परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब, हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अब प्रश्न क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या यहाँ पर भी आ सकता है 10th में, कि अनियमित परावर्तन में भी, अनियमित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम कार्य करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। परावर्तन के नियम सभी सतह के लिए वैलिड है, चाहे खुदरी सतह हो चाहे चित्री सतह हो। तो अनियमित परावर्तन में भी थोड़ा ही बराबर थोड़ा होगा। लाइट जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस जाएगी, लाइट जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस जाएगी। तो लिख दे पॉइंट, अनियमित परावर्तन में भी, अनियमित परावर्तन में भी, अनियमित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम कार्य करते हैं। अनियमित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम कार्य करते हैं। सॉरी भाई दोस्तों, आप तो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप, कुछ भी डाउट आप इस पर भेज दीजिए, आपके डाउट जरूर सोल्व किया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है मित्रों। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, अब हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। हमने पढ़ा था कोण I बराबर कोण R, इस पर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं ये दोस्तों आपको याद रखना है। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ परावर्तन के नियम पर न्यूमेरिकल। आखिर परावर्तन के नियम पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वे मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो के बाद परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादे आपसे रहा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो परावर्तन कोण का मान बताइए। मान लीजिए मित्रों ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये आपने अभिलंब कह दिया, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक प्रकाशन दर्पण के अभिलंब के साथ, ऐसे दर्पण के अभिलंब के साथ अर्थात आपतन कोण 40 डिग्री का एंगल बना देती है। हम जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से दर्शाते हैं। तो अभिलंब के साथ ही तो आ रही है, अर्थात आपतन कोण की वैल्यू दे रखी है आई, आपतन कोण की वैल्यू दे रखी है आई, और आई की वैल्यू क्या होती है भाई, आपतन कोण तो आई से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। अब परावर्तन कोण का मान हो जाए, हमें पता है कोण आई बराबर कोण आर, लाइट जितने एंगल पर जाती है उतने एंगल पर ही वापस जाती है। भाई प्रकाश जितने एंगल पर आता है उतने एंगल पर ही वापस जाता है, तो आई बराबर 40 है तो आर बराबर भी 40 हो जाएगा परावर्तन के नियम से, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ, दर्पण की सतह के साथ, मेरे शब्दों पर ध्यान देना मित्रों, दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री का
कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो परावर्तन कोण का मान बताइए। अब की बात क्या हो रहा है मित्रों, मान लीजिए तो सतह है हमारे पास, ये अभिलंब है। अब की बार क्या हो रहा है, अभिलंब के साथ नहीं बना रहा है एंगल, ये जो दर्पण की सतह है ना, ये वाला एंगल दर्पण की सतह के साथ एंगल दिया हुआ है, तो सतह के साथ एंगल बना रहा है 40। और इस एंगल को क्या कहा जाता है, जो दर्पण की सतह के साथ वाला एंगल होता है, इस तो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोला जाता है दलांशिक एंगल। दलांशिक एंगल हिंदी में बोला जाता है छूता हुआ कोण, मतलब वो एंगल जो दर्पण की सतह तो छू रहा है। तो जी की वैल्यू 40 दे दी, जी की वैल्यू 40 दे दी अब की बार। और हमें पता है ये होता है आई। भाई आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई होता है। और सतह के साथ की वैल्यू दे रखी है 40, अर्थात जी की वैल्यू। अगर आप आई में ये जोड़ देते हो, आई में अगर आप जी जोड़ देते हो, यहाँ से आई में आपने जी जोड़ दिया, भाई ये सतह के साथ एंगल जी यही आई है। अगर आपने आई में प्लस जी जोड़ दिया तो दोनों तो सम 90 डिग्री हो जाएगा। भाई ये वाला उसी प्रकार ये वाला भी आर प्लस जी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई प्लस जी की वैल्यू 90 डिग्री। हमें तो आई की वैल्यू निकाल लो पहले, जब आप आई की वैल्यू निकाल लोगे तभी तो आर का मान त्याग कर पाओगे। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस जी की वैल्यू अपने पास 40 बराबर 90। तो आई बराबर 90 माइनस 40, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अर्थात प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रही है। तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा, अर्थात 50 डिग्री के एंगल पर वापस चली जाएगी, अर्थात आर बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों, आर बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट था। अब लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, इस आधार पर जितने भी बनते हैं आप तो कभी भी डाउट नहीं हो सकते जीवन में मित्रों। अब लास्ट क्वेश्चन और समझ लीजिए आप, परावर्तन के नियम पर जितने भी विनोवर्तल बनते हैं कभी भी जीवन में आप गलत नहीं कर सकते। तो लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, बहुत इंपोर्टेंट है पेपर के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया मित्रों तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे परावर्तन के नियम पर जितने भी विनोवर्तल बनते हैं, इस लास्ट विनोवर्तल से सारे तौर हो जाएंगे। एक प्रकाश किरण मास्टरपीस विनोवर्तल है लास्ट वाला। एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ, दर्पण की सतह के साथ, सतह के साथ अर्थात जी की वैल्यू दी हुई है मित्रों, दर्पण की सतह के साथ। अगर आप विलंब के साथ बोलते हैं तो आई की वैल्यू दे रखी है। एक प्रकाश किरण दर्पण की, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है, 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतित किरण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी आने की संभावना होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्योंकि हमारा ध्यान 10th के साथ साथ आपके फ्यूचर पर भी तो है, भाई फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी करोगे तो वहां पे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक डायग्राम से समझा देता हूँ, ये आपका नॉर्मल है और अब की बार क्या हो रहा है, दर्पण की सतह के साथ अर्थात जी की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री। भाई दर्पण की सतह के साथ एंगल जी होता है, मैंने अभी बताया। तो अब की बार आई की वैल्यू आप तंतोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई ये होता है आई प्लस जी बराबर 90। भाई ये पूरा एंगल 90 है। अगर आप 90 में से 20 माइनस कर दोगे, जैसे आई प्लस 20 बराबर 90, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। यहाँ से आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे भाई ये दोनों एंगल पूरा क्या है, इन तो सब 90 है, 90 में से 20 माइनस करा आपने 70, अर्थात आप तंतोड़ की वैल्यू 70 आ गई। तो हमें पता है परावर्तन के नियम से लाइट जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर वापस जाती है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भाई ये तो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 70 प्लस 70 140 डिग्री हो जाएगा। तो 70 प्लस 70 बराबर 140 डिग्री।
अतः आप त्रिण और परावर्तित त्रिण के बीच का कोण 140 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है मित्रों आप तो समझ में आ गया होगा नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन और परावर्तन पर जितने भी नुमतल बनते हैं, जितने भी वैरायटी के नुमतल बनते हैं, मैंने यहाँ पर सोल्व करा दिए। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है, वैसे तो नहीं बचेगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट जरूर सोल्व किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मित्रों, अगर आपने वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आप तो 100% क्लास में याद करा दूंगा, ये मेरा वादा आपसे रहा। आप तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।